अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तोकीर बाइस के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूँ तारीख़ी सेगमेंट की वीडियो। इस सेगमेंट के अंदर हम कुछ तारीख़ी शख्सियात या तारीख़ी इवेंट्स की बात करते हैं। आज मैं अपने इस सेगमेंट के अंदर एक साइंटिस्ट तारीख़ी शख्सियत के बारे में तज़किरा करने जा रहा हूँ। तारीख़ में बहुत कम ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने ख़ुद को उस वक्त मनवाया जब हालात व वाक़यात इनके कतई मुखालिफ थे। ऐसे ही यूरोप की तारीख़ में वो अयाम जब औरतों को कुछ भी नहीं समझा जाता था और पोलैंड जो यूरोप का एक मुल्क था उसके आधे हिस्से पर रूस और आधे हिस्से पर ऑस्ट्रिया काबिज़ था। रूसी ज़ेर तसल्लुत इलाके में मादरी ज़बान बोलने और साइंसी तालीम हासिल करने पर पाबंदी थी। ऐसे में वहाँ से एक औरत ने खुद को मनवाया और कई एजाज़ात अपने नाम किए। इनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक हकीकत में एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो बताती है कि हालात कैसे भी हों, कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, कितनी ही आजमाइशें क्यों ना हो, अगर मंजिल हासिल करनी है तो सब कुछ दाव पे लगाकर खुद को मनवाया जा सकता है। वो पहली खातून जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल की, दुनिया की वो पहली शख्सियत है जिसने 2 नोबेल प्राइज़ हासिल किए, दुनिया की तमाम मर्द व ज़न में वो वाहिद औरत जिसने साइंस की 2 फील्ड्स के अंदर नोबेल प्राइज़ हासिल किया। वो पहली खातून जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की प्रोफेसर मुंतखब हुई, पहला शादीशुदा जोड़ा जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। खुद शोहर, बेटी, दामाद समेत 5 ख़ानदान के अंदर नोबेल प्राइज़ हासिल करने की वो इब्तदा थी और वो पहली खतून जो काबिलियत के बना पर पैथन में दफनाई गई। कई पेपर्स पब्लिश करने वाली, 2 इंस्टीट्यूट्स की बुनियाद रखने वाली, 2 नए एलिमेंट को दरियाफ्त करने वाली, फिजिशियन एंड केमिस्ट, हाँ जी, जो आप पहचान चुके हैं, मैडम क्यूरी, जिन्होंने ये तमाम एजाज़ात उस वक्त हासिल किए जब तारीख़, वाक़यात, हालात उनके मुखालफत में थे और उन्होंने ये सब कुछ फूलों की सेज पे हासिल नहीं किया। कैसे हासिल किया, आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी के बारे में देखते हैं। आपकी मशहूर नाम तो मैडम क्यूरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका असल जो नाम है वो है मारिया स्कोदोव्स्का और पोलैंड के शहर वारसा में 7 नवंबर 1967 को पैदा हुए, जो कि इस वक्त पोलैंड रशियन एम्पायर का हिस्सा था। वालिद इनके स्कूल टीचर थे और उनको अपनी औलाद को पढ़ाने का बहुत शौक़ था, इसलिए उनसे जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। वालदा टीबी की मरीज़ा थी, इसलिए मैडम क्यूरी की बचपन में ही उनकी वफ़ात हो गई। वारसा में ही पढ़ती रही, पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में ही पढ़ती रही, लेकिन जहाँ पढ़ने और लिखने की सहूलियात इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ कि रशियन के ज़ेर तसल्लुत होने की वजह से मादी ज़बान बोलने पर पाबंदी थी और साइंस की तालीम हासिल करने पर भी पाबंदी थी। इब्तदाई तालीम वहीं पर हासिल की, बाद में बॉयज़ के स्कूल में एडमिशन लिया और ख़ुद से किताबें पढ़ के और ट्यूशन पढ़ा कर अपने नॉलेज का, अपने तालीम को आगे बढ़ाने का सिलसिला मैडम क्यूरी ने जारी रखा। इनकी बड़ी बहन जिनका नाम था बोरिन सल्वा को भी पढ़ने का बहुत शौक़ था और फिर दोनों बहनों में मुआहदा हुआ कि पहले उनकी बड़ी बहन फ्रांस में जाएगी, वहाँ पर तालीम हासिल करेगी और इस दौरान मैडम क्यूरी उसको माली फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी। 2 साल बाद जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी तो फिर मैडम क्यूरी फ्रांस जाएगी और वहाँ पर जाकर आला तालीम हासिल करेगी और इस दौरान माली मामलत उनकी बड़ी बहन करेगी। इस मुआहदे के थ्रू उनकी बड़ी बहन पोलैंड से पेरिस चली जाती हैं और मैडम यहाँ पर ट्यूशन्स पढ़ा कर गुजारा करती हैं, हत्ता कि उन्होंने घरों के अंदर गवर्नर्स के तौर पर भी काम किया और तारीख बताती है कि इसी तरह एक घर के अंदर जब वो गवर्नर्स के तौर पे काम कर रही थी, उनका एक बेटा जो कि मैथ का स्टूडेंट था, उनके साथ मोहब्बत हो गई। उसका नाम था काजिमर्स। काजिमर्स के घर वाले इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए उस मोहब्बत की दास्तान शादी तक ना पहुंच सकी
उस दौरान वो अपनी पोस्ट डॉक्टरेट करके मैथ का प्रोफेसर हो गया और मैडम क्यूरी इसी तरह ट्यूशन्स पढ़ा कर और किताबें पढ़ के खुद को एजुकेट करती रहीं और अपने जो पढ़ा था उसको परफॉर्म करने के लिए केमिकल लेबॉरेटरीज के अंदर अपनी जिम्मेदारी पर वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करती रहीं। 91 में मैडम क्यूरी ने पोलैंड को छोड़कर पेरिस चली गई और पोलैंड से पेरिस तक का सफ़र, वारसा से पेरिस तक का सफ़र, वो भी अलग से स्टोरी है। एक बहुत कठिन सफ़र था जो उन्होंने अकेली औरत होने के बावजूद तय किया। वहाँ पर जब पहुँची तो वही सिस्टर, वही बड़ी बहन जिनके साथ उनका मुआहदा हुआ था, उन्होंने वहाँ पर शादी कर ली थी, तो उन्होंने इनको अपने घर में रिहाइश रखने का मौका दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सब्जेक्ट में आप रजिस्टर हुई। महदूद वसाइल की वजह से यहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी कोई आसान नहीं थी। सर्दियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तो आप अपने सारे कपड़े पहन लेती थी और अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि खाना खाने तक भूल जाती थी। दिन के वक्त यूनिवर्सिटी और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करती थी। आपके हालात में कुछ बेहतरी तब आई जब आपकी पहली डिग्री 1893 में कंप्लीट हुई। उस वक्त आपको एक जगह पर इंडस्ट्रियल लेबॉरेटरी में काम करने का मौका मिला और फिर दूसरी डिग्री 1894 में मुकम्मल होने पर फेलोशिप मिली। 1894 में ESPS1 में काम करने वाले साइंटिस्ट, पायर क्यूरी भी कहते हैं, पेरी क्यूरी, से मुलाकात हुई। दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट था, दोनों रेडिएशन पे काम करते थे, तो इसलिए कुछ ही अरसे बाद पैरी क्यूरी ने कुछ आपको प्रपोज किया, लेकिन मैरी क्यूरी ने इसको इनकार कर दिया क्योंकि वो वापस अपने मुल्क जाकर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए 1894 में डिग्री मुकम्मल करने के बाद वापस पोलैंड जाती हैं, लेकिन सेक्सिज्म की बुनियाद पर इन्हें वहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिलता। इधर पैरी क्यूरी भी इनके साथ राब्ते में रहते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम वापस आओ, यहाँ पर आकर वर्क करो और उस वर्क के ज़रिए से अपने मुल्क की खिदमत करो। तो वो कन्विंस हो जाती हैं और वो वापस पेरिस आ जाती हैं। तो इस तरह 1895 में दोनों की शादी हो जाती है और ये शादी में ख़ास बात यह है कि इन्होंने रिवायती लिबास नहीं पहनते बल्कि लेबॉरेटरी यूनिफॉर्म के अंदर शादी की जाती है। 1898 में दोनों ने अपना पहला मुश्तरका साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया जो कि पोलोनियम की मौजूदगी के बारे में था। 1898 में एक धात है प्लेंच, धात का मिक्सचर होता है पिच ब्लेंड, उससे रेडियम को अलग किया और अगले 4 सालों में 1898 से 1902 के दौरान तकरीबन 32 के करीब साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए गए, जो कुछ मुश्तरका थे आपके हस्बैंड के साथ और कुछ आपके अलग थे। उसी ज़माने में नोबेल प्राइज़ के लिए नोबेल प्राइज़ की कमेटी के मेंबर्स के आगे 3 नाम रखे गए, हेनरी बैकरल, पैरी क्यूरी और मैडम क्यूरी। हेनरी बैकरल जिन्होंने रेडिएशन को दरियाफ्त किया था और दूसरी तरफ दोनों हस्बैंड जिनका वर्क बहुत ज़्यादा था रेडिएशन के बारे में और उन्होंने रेडियम को दरियाफ्त किया था, रेडियम को अलग किया था। तो इस बिना पर इन तीनों का नेम नोबेल प्राइज़ के रखा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह होती है कि मैरी क्यूरी का नाम इसलिए उस लिस्ट से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो औरत थी। लेकिन जब इस बात का पैरी क्यूरी को पता लगता है तो वो भी इस नोबेल प्राइज़ को लेने से इनकार कर देता है। तो इसी इनकार की बुनियाद पर फिर 3 साइंटिस्ट को मुश्तरका तौर पर नोबेल प्राइज़ नवाजा जाता है, हेनरी बैकरल, पैरी क्यूरी और मैडम मैरी क्यूरी। तो इस तरह दुनिया की पहली खातून होने का आपको एजाज़ मिलता है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया और जो नोबेल प्राइज़ सब्जेक्ट फिज़िक्स में आपको दिया जाता है। और ये वसूल करने अपनी मसरूफियत की वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ लेने नहीं जाते बल्कि इनको वहीं पर ही मुहैया किया जाता है। 1806 में पैरी क्यूरी एक रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो इसकी जगह मैरी क्यूरी को यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में प्रोफेसर मुंतखब किया जाता है, यानी कि आपको ये एजाज़ हासिल होता है कि दुनिया की पहली खातून जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में प्रोफेसर मुंतखब होती है। इसी दौरान 1911 में आपको दूसरा नोबेल प्राइज़ सब्जेक्ट केमिस्ट्री में दिया जाता है। दोनों नोबेल प्राइज़, एक रेडिएशन वर्क के लिए और पोलोनियम की दरियाफ्त के लिए और दूसरा रेडियम की दरियाफ्त के लिए।
तो आपको ये पोलोनियम की दरियाफ्त पर नोबेल प्राइज़ मिलता है और अपने मुल्क की मोहब्बत की वजह से पोलैंड से उसका नाम पोलोनियम रखते हैं। इसी दौरान 1911 में आपका एक स्कैंडल बनता है और इस स्कैंडल को प्रेस में खूब उछाला जाता है और जिसकी वजह से आप इतनी ज़हनी परेशान होती हैं कि एक बार रिसर्च का वर्क छोड़कर लंदन में अपनी फ्रेंड्स के यहाँ मुंतकिल हो जाती हैं। वर्ल्ड वार 1 शुरू होती है तो उसमें भी आपने अपनी गिरा कदर खदमात अंजाम देती हैं। मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट्स बनाए जाते हैं, इससे फौजियों के इलाज में आसानी होती है। तो खुद मैडम क्यूरी फील्ड अस्पतालों में जाकर काम करती रहीं और इसके अलावा माली मामलत भी फराहम की जितने उनसे हो सकी, हत्ता कि अपना नोबेल प्राइज़ तक वहाँ ले जाती हैं और एक बैंक को कहती हैं कि आप इसको रख लें, इसके बदले आप मुझे पैसे दे दें ताकि मैं वर्ल्ड वार 1 में फ्रांस को हेल्प कर सकूं। लेकिन बैंक बोलने से इनकार कर देता है। तो इसके बाद, इस स्कैंडल के बाद आपको केमिस्ट्री में दूसरा पोलोनियम की दरियाफ्त पर नोबेल प्राइज़ मिलता है और जहां पर भी औरत होने की वजह से कुछ शद्दोमत पाई जाती है, लेकिन आप का नाम फिर भी निकलता है और जब नोबेल प्राइज़ देने की बारी होती है और तब भी आपको नहीं बुलाया जाता, इसी एक औरत होने की वजह से और प्रेस में स्कैंडल की वजह से, लेकिन आप जाती हैं वहाँ पर नोबेल प्राइज़ हासिल करती हैं। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट्स बनाने की तरफ तवज्जो देती हैं। अपने रिसर्च वर्क के में जो किया उसके बदले में इंस्टीट्यूट बनाकर आगे लोगों को सिखाना चाह रही होती हैं। इसलिए अमेरिका, ब्राज़ील, बेल्जियम, स्पेन और कई ममालिक के दौरे करती हैं। वहाँ पर रेडियम के मुतल्लिक लेक्चर्स देती हैं और रेडियम्स के लिए फ़ंड राइज करती हैं और इस दौरान जो फ़ंड हासिल होता है उससे रेडियम इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखती हैं। 1922 से 1934 तक लीग ऑफ नेशन का हिस्सा रहती है। आइंस्टाइन, लॉरेंस और हेनरी बर्गसन के साथ काम किया। 1930 में इंटरनेशनल एटॉमिक वेट कमेटी की मेंबर मुंतखब हुए। रेडियो एक्टिविटी के वर्क और उसके फ़ायदे हासिल करने के लिए 2 इंस्टीट्यूट आपने बनवाने में किरदार अदा किया और एक इंस्टीट्यूट पेरिस में और दूसरा वारसा में। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज़ हासिल किया। 2 एलिमेंट रेडियम और पोलोनियम दरियाफ्त किए और पोलोनियम का नाम अपने मुल्क पोलैंड के लिहाज से रखा है, जैसे कि मैं इसको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा आपकी बेटी एलिनी ज्वेलट क्यूरी और दामाद फ्रेडरिक ज्वेलट क्यूरी, इन्होंने भी नोबेल प्राइज़ हासिल किया। और दूसरी बेटी एव जो सहाफ़ी थी, उन्होंने अपनी माँ पर एक किताब लिखी, तब उस किताब की वजह से आपकी ज़िंदगी के पोशीदा राज लोगों के सामने आए। उसके अलावा 66 साल की उम्र में 1934 में एनीमिया की वजह से डेथ हो जाती है। क्योंकि आपका वर्क टोटल रेडिएशन पे होता है, इसलिए आप रेडियम को हर वक्त साथ रखती थी, रेडिएशन के साथ हर वक्त आपका ताल्लुक रहता था, इसलिए एनीमिया का शिकार होती हैं और 66 साल की उम्र में वफात पाती है। अब आप रेडिएशन पर वर्क करते रही हैं, इसलिए आपकी बॉडी रेडिएशन को ऑब्जर्व करती रही। आपके ज़ेर इस्तेमाल कागजात, रिसर्च पेपर, सब कुछ रेडियम की शुआएँ अपने अंदर जज़ब करते हैं। हत्ता कि वो मकान या वो लेबॉर्ट्री जहाँ पर वर्क करते रहे वो सब एक रेडिएशन की इमाजगाह बन जाते हैं। इसलिए आपके लाश को लेड के ताबूत में बंद करके गहराई में दफन किया जाता है और आपके जिन रिसर्च पेपर पर, जिन कागज़ों पर वर्क करती रही थी, उनको भी एक लेड के बॉक्स पे बंद करके म्यूजियम में रखा गया है, जिसको पढ़ने के लिए, जिसको देखने के लिए एक स्पेशल परमिशन और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। और जिस मकान में आप रहती रही हैं वहाँ आज तक उस रेडिएशन के लेवल को चेक किया जाता है, उसे गिराया नहीं गया, वहाँ पर उस इलाके के लेवल को चेक किया जाता है, क्योंकि उस रेडिएशन के खतरात की वजह से वहाँ पर मोहल्ले में काफ़ी लोगों को बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। आपने रेडियम के हकूक़ अपने नाम नहीं करवाए ताकि फलाह इंसानियत होती रहे और यही रेडियम बाद में लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कैंसर के मरीज़ थे, एक बहुत बड़ी चीज़ साबित हुआ। यानी कि आज इस रेडियम से कैंसर का इलाज हो रहा है। बैर मुख्तसर स्ट्रगलिंग लाइफ, आपकी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ में आपने साबित कदमी के साथ खुद को मनवाया। 2 नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में 1906 में और केमिस्ट्री में 1911 में हासिल किए। 2 नए आपने एलिमेंट्स दरियाफ्त किए, पोलोनियम एंड रेडियम।
दो नए इंस्टीट्यूट्स, एक पेरिस में 1920 में और एक वार्सा में 1932 में उसकी बुनियाद रखी और बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश किए। नोबेल प्राइज़ के अलावा जो जो एजाज़ात आपने अपने नाम किए वो डेवी मेडल, मैट्यूकी मेडल, एक्टोनियन प्राइज़, एलियट क्रिसन मेडल, अल्बर्ट मेडल, विलियर्ड गिब्स अवार्ड, कैमरॉन प्राइज़ फॉर थेरेपेटिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ये नोबेल प्राइज़ के अलावा जो आपने हासिल किए। और एक औरत होने के बावजूद जब आप औरतों को कुछ नहीं समझा जाता था, उस वक्त खुद को मनवाकर एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिससे हम लोग चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।